हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के स्टूडेंट्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक यूनिट 2 का हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है मैथ्स 2 का। बस एक रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एक इम्पोर्टेंट बात, क्रैश कोर्स मैथ्स 2 का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल के बाद अपने क्रैश कोर्सेज चालू होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एज वेल एज थर्ड ईयर डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के भी क्रैश कोर्सेज चालू होंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है, स्ट्रगल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा और डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में 3 यूनिट के क्वेश्चंस है। यूनिट नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन और एक यूनिट नंबर 5 है मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी। तो इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, उनका सॉल्यूशन आपके नोटबुक में है। तो जो जो क्वेश्चंस हमारे नोटबुक में सॉल्व है, हमारे नोट्स में से जो क्वेश्चंस है उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि वीडियो को हमें लिमिटेड रखना है। हर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो शायद आप देखोगे नहीं। तो जो जो डिफरेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो आपका यूनिट नंबर 2 है, उसके 2 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। हर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस देखने के लिए सबसे पहली बात आपके फॉर्मूलाज प्रिपेयर होने चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है फॉर्मूलाज के ऊपर। मेरे ख्याल से मेरे हर स्टूडेंट के फॉर्मूलाज बाहर है, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन और फिर ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, आपके फॉर्मूलाज बाहर है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो और फिर इस वीडियो को देखो, आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे और अपना नोट्स और नोटबुक लेके बैठो। यस, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है अपने को। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीमेंट होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। गड़बड़ मत करो, इंटीग्रेशन में इंक्रीमेंट होता है, डेरिवेटिव में डिक्रीमेंट होता है। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीमेंट होता है, डेरिवेटिव में पावर डिक्रीमेंट होता है। गड़बड़ मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो पावर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 2। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो क्या आंसर लिखेंगे, एक्स रेज टू एन प्लस वन। यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है तो यह आ जाएगा एक्स रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। बहुत बढ़िया, माइनस 1 to 1। ये जो ऊपर लिखा होता है इसको अपर लिमिट कहते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। पता ही होगा आपको। ये एक्स एस टू 2 प्लस वन मतलब 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट किसकी जगह पे पुट करते हैं बेटा, एक्स की जगह पे। यस, तो ये लिमिट्स हम लोग एक्स की जगह पे पुट करने वाले। इस 3 का अंदर कुछ काम नहीं है, इस 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये 3 जब बाहर आएगा तो इसको ऐसा 1/3 लिखा जाएगा, क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो ये बाहर आएगा तो 1/3 लिखेंगे इसको। लिमिट जब पुट करने की बारी आती है तो याद रखना बेटा, हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं रेगुलर लेक्चर्स में। यस, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल लगना चाहिए आपको। तो पहले अपर लिमिट मतलब 1 पुट करने का एक्स की जगह पे, तो ये 1 क्यूब आएगा। फिर आप -1 डालोगे तो ये -1 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब डेफिनेटली, यस 1 का क्यूब 1 आता है। -1 का क्यूब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, बताता हूँ बेटा, ध्यान से देख इधर। -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, -1 रेज टू 4 और जितना चाहिए उतना लिख सकता है। मुझे बताना क्या है, यहाँ पे पावर इवन है, 2 इवन है, पावर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ पे क्यूब, क्यूब मतलब ऑड पावर है, पावर ऑड रहेगा तो आंसर निगेटिव आएगा। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 मतलब यस इवन पावर है, मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल है, पावर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आता है, पावर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव आता है।
यहाँ पे पावर 3 मतलब ऑड है, मतलब आंसर इसका -1 आएगा। सर नेगेटिव नेगेटिव, यस नेगेटिव नेगेटिव तरह पॉजिटिव हो जाएगा। 1 -1 माइनस, ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2 होगा और नीचे 3 है, मतलब इसका आंसर 2/3 आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कि नहीं। चलो वीडियो बराबर चल रहा है, मैंने चेक कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन में लिमिट्स 1 to 2 दिया है। ये dx को हम लोग साइड हीरो बोलते हैं, क्योंकि वो साइड में रहता है। कभी कभी ये ऊपर आके बैठता है, उसको बोलने का भाई तू साइड में हट, साइड हीरो है बराबर। ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 3x - 2। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करने का बेटा? यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का। अब ये क्यों यूज किया मैंने फॉर्मूला, ये रेगुलर बैच में बता चुका हूँ मैंने पूरा गूगल मैप बना के दिया है, कब क्या कर रहा है सब क्लियर किया। अभी इस वीडियो में ये सब बातें मैं फिर से नहीं बता सकता। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने नोटबुक आपके सामने है, फॉर्मूलाज आपने रिवाइज किए हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, यस log x प्लस सी। यस, तो जैसे 1/x का log x आता है, 1/3x - 2 का log 3x - 2 आएगा। log के बाद मॉड पुट करना चाहिए, यस क्योंकि लॉग निगेटिव नंबर का अनडिफाइंड होता है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का हम लोग निकालते हैं, इसलिए लॉग के बाद हम लोग मॉड पुट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद मैंने कहा है कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है हमेशा, यस और नो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बाबू। 3 से डिवाइड करेगा तो ऐसा बाजू में 1/3 लिख दे। चल इंटीग्रेशन कर लिया, अभी लिमिट्स पुट कर, जहां जहां पे x है वहां पे पहले अपर लिमिट डालने का, इधर 2 डालने का x की जगह पे। 3 × 2 कितना आएगा सर? 3 × 2 यस 6 - 2। अभी लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट क्या है 1 1 डालेंगे यहाँ पे, 3 × 1 3 3 - 2 आएगा। आराम से करने का, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। सर 6 - 2 6 - 2 4 आता है रे, 3 - 2 3 - 2 1 आता है। पता होना चाहिए log 1 का वैल्यू 0 होता है बेटा, कभी भूलने का नहीं। फर्स्ट सेमिस्टर में लॉग पढ़ाया था मैंने प्यार मोहब्बत से, याद कर। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर है 1/3 log 4। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व कर लिया। समझा? सीक्वेंस थोड़ा मैं मेरे हिसाब से सेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे है। मैं थोड़ा इजी टू डिफिकल्ट ऐसे वे में क्वेश्चंस को लेके जा रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, अगले क्वेश्चंस कुछ आपके सामने इस तरह से हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें dx दिख रहा है, ds साइड हीरो है, बाजू में लिखने का 1/4 + x²। अपने बच्चों को एक डायलॉग पता है, वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर होता है, बराबर है और नो? वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर होता है। तो ये जो x² है वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये बाजू वाला कांस्टेंट है, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 को ऐसा लिखने का 2²। फिर एक फॉर्मूला तेरे को याद आना चाहिए बेटा, फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूला तेरे को आना ही चाहिए। एग्जाम्पल बाद में सॉल्व कर, पहले बैठ के फॉर्मूला कर। ओके सर, क्या आंसर है? यस, इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। अपने क्वेश्चन में एक ही जगह पे क्या है? अपने क्वेश्चन में भैया एक ही जगह पे 2 है, ठीक है? तो आंसर में भी हम लोग एक ही जगह पे 2 लिखेंगे, तो 1/2 ये आंसर है तेरा। इधर उधर मत देख, ये आंसर है, समझा क्या? 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ, सर x/a मतलब अपना x/2 आएगा। इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट से अपना 1 to 5, बरोबर। लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालूंगा तो ये tan इनवर्स ऑफ 5/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट 1 है, x की जगह पे 1 डालेंगे तो सर 1/2 आएगा। एकदम बरोबर है, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत करनी है। सर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फिर से dx साइड ही रहो, उसको बोलने का भैया साइड में खड़े रहो, ऊपर 1 लिखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसका आंसर आता है sin इनवर्स ऑफ x, यस सर, फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालूंगा तो sin इनवर्स ऑफ 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट sin इनवर्स ऑफ 0। याद होना चाहिए मेरे बेटा, sin इनवर्स ऑफ 1 0 होता है या π/2 होता है? sin इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, और sin इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। sin इनवर्स ऑफ 1
पाई बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 0, बराबर है सोन में। ये दो वैल्यू हमेशा याद रखना है। इसके साथ tan इनवर्स का भी दो वैल्यू है, वो भी याद रखना, आगे जाके काम आने वाला है। tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा तो पाई बाय 4 लिखने का, और tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा ना बेटा तो 0 लिखने का। ये आगे जाके यूज होने वाले वैल्यूज, ठीक है। चल इसके साथ ये भी याद रख ले। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना बोला मैंने, पाई बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना आता है, 0, तो मेरा आंसर आएगा पाई बाय 2। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। आंसर को बॉक्स करने का। परफेक्ट, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। रेडी, आगे बढ़ते हैं, रुकने का नहीं है अपने को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है मेरे को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू ई रेज़ टू एक्स है। मैंने लेक्चर में तेरे को फंक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना सिखाया है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बराबर है। सॉल्व नो, अभी थोड़ा टाइम का कमी है इसलिए फास्ट फास्ट जा रहा हूँ मैं। डिटेल में चाहिए तो क्रैश कोर्स में आओ, सब कुछ सिखा दूंगा। यस, यहाँ पे u इंटू यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। सर यू इंटू लगाने के लिए पहले आपने डिसाइड करना पड़ता है यू और बी। यू और बी डिसाइड करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं? यस, लाइट रूल यूज करते हैं, LIATE। यहाँ पे पहले ए आ रहा है कि ई आ रहा है? सर पहले ए आ रहा है, तो ए को यू बोलने का और वी को ई को वी बोलने का। फॉर्मूला क्या है बेटा यू इंटू वी का? फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पे गेम है पूरा। यस, यू इंटू वी का फॉर्मूला है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स dx। सर यहाँ पे लिमिट्स दिए है, ठीक है ना, तो लिमिट्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वो लिमिट्स बड़े इंटीग्रेशन के ऊपर लिखते हैं। बड़े इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लिखा मतलब इतना एरिया कवर हो गया। इसका क्या, इसको ब्रैकेट दे के लिमिट लिखने का रहता है, बरोबर, यस और नो। चलो ये अपना आंसर है, आंसर लिखना चालू करते हैं, शुरू करते हैं। चलो रेडी, क्या लिखूं सर? यू मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेज़ टू x, लिमिट से 0 to 1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 1, डेरिवेटिव ऑफ u बोला है। डेरिवेटिव ऑफ u मतलब मेरे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx, बरोबर है। यस, चलो x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, सर e रेज़ टू x आएगा। इधर का लफड़ा सॉल्व हो चुका है, इधर थोड़ा मैटर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सर डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x बाबू 1 आएगा। x का डेरिवेटिव 1 आता है, फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, गरीब से गरीब बच्चे को भी आता है x का डेरिवेटिव 1। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x। सर इसमें लिमिट डाल दो क्या? यस, लिमिट डाल दो, इसमें 1 डाल दो x की जगह पे, पहले अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डाल दो। लोअर लिमिट क्या है? 0। अगर तुम इसमें 0 डालोगे x की जगह पे, 0 इंटू दिख रहा है बीच में, सर इधर 0 डालेंगे, 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा। इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, बराबर है कि ना। 1 इंटू ई रेज़ टू एक्स ही आता है, तो ई रेज़ टू एक्स बचेगा इधर सिर्फ। यस, सिर्फ ई रेज़ टू एक्स बचेगा आराम से। पावर में 1 रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, ई रेज़ टू 1 रहेगा तो उसको ई लिख सकते हैं। और एक बात याद रख, ई रेज़ टू 0 रहेगा तो उसको 1 लिखते हैं। कुछ लोग मैंने देखा लेक्चर में, पूछता हूँ ई रेज़ टू 0 तो 0 बोलते हैं, नहीं, ई रेज़ टू 0 1 होता है। एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, हमेशा याद रखना। यस, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा ई। सर ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स ही आएगा फ्रॉम 0 to 1। चलो बचा हुआ 2-3 स्टेप इधर कर लेते हैं। ई माइनस ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट डालो। लिमिट डालेंगे तो पहले ई रेज़ टू 1 आएगा, फिर ई रेज़ टू 0 आएगा। ई रेज़ टू 1 ई लिखते हैं ना, ई रेज़ टू 0 1 होता है। चलो माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर डालो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सर ये मारामारी हो जाएगा, ई माइनस ई कैंसिल, इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 1। बात खत्म, समझा क्या? यू इंटू वी, सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया, 2 मार्क के लिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओहो, ये नेक्स्ट 2 जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों को सॉल्व करूंगा। दोनों एक जैसे ही है क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को पुट करते हैं, ऐसे टर्म को हम पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे dx के साथ cos x मल्टीप्लाई हो रहा है। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x sin x का डेरिवेटिव होता है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा sin x को पुट करना पड़ेगा। तो पुट sin x इज इक्वल टू t। पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x आएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dt बाई dx। dx को बेटा लेफ्ट साइड में ले ले तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। बात खत्म, समझा क्या? बराबर। सर अभी क्या होगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी पूरा इंटीग्रेशन बदलने वाला है। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान दे। इंटीग्रेशन, ये आई मतलब इंटीग्रेशन है बेटा। यस,
ये साइन एक्स जाएगा, ये साइन एक्स जाएगा, साइन एक्स जाएगा, साइन एक्स की जगह पे टी आएगा, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी। दूसरी बात, ये cos x dx दिख रहा है क्या? cos x dx भी जाएगा, cos x dx की जगह पे dt आएगा। अरे बाप रे, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया क्वेश्चन में। कितना खतरनाक क्वेश्चन था, कितना इजी लग रहा है, बराबर है कि नहीं? डेफिनेटली इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। एक बात बच्चे भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये 0 to π/2 लिखते हैं इधर, 0 to π/2। अरे बेटा ये 0 to π/2 एक्स का लिमिट है, इधर dx लिखा है, वेरिएबल एक्स है तो ये एक्स के वैल्यूज है। अभी तेरे क्वेश्चन में एक्स है कि टी है? टी है, तो लिमिट भी किसके चाहिए तेरे को? लिमिट भी तेरे को टी के चाहिए, एक्स के लिमिट्स नहीं चाहिए, तो लिमिट्स चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करने का, लाइन मारने का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बराबर। इधर एक्स लिखने का, इधर टी लिखने का। एक्स मतलब पुराना वेरिएबल, उसके वैल्यूज है 0 एंड π/2, बराबर। अभी ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूँ। अपने को टी का वैल्यू चाहिए, जब एक्स 0 होगा तो टी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो एक्स का वैल्यू है 0, इसमें डालने का। अगर इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया तो ये आ जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू टी। साइन 0 0 होता है, नहीं आता तो कैलकुलेटर पे चेक कर, साइन का बटन है, साइन 0 0 आता है, बराबर। मतलब टी का वैल्यू 0 आ गया। अभी जब एक्स का वैल्यू π/2 होगा सर, डालना है इसमें π/2, तो आ जाएगा साइन π/2 इज इक्वल टू टी। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में यूज करना सिखाया है, याद करो, सॉल्व करो। साइन π/2 रेडियन मोड में 1 आता है, तो टी का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ पे 0 to π/2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट्स 0 to π/2 नहीं आएंगे, लिमिट्स क्या आएंगे? यस, लिमिट्स आएंगे तुम्हारे 0 to 1, 0 to 1, यस और नो। तो ये लिमिट्स यूज नहीं करने का, ये लिमिट्स यूज नहीं करने का है, ये लिमिट्स यूज करने का, समझा? 0 to 1। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। सर टी का इंटीग्रेशन, अरे बहुत सिंपल है। टी का इंटीग्रेशन बोलना क्या आएगा? टी का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, 0 to 1, बराबर। ये 2 को तुम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है वो 2 आ जाएगा बाहर। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये पहले 1 पुट करेंगे तो 1² आएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। सर 1², अरे 1² क्या रहता है? 1² 1 ही रहता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन का आंसर है 1/2। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से एक्सप्लेन किया है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वीडियो को फिर से पीछे देख के, ठीक है, पीछे लेके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है। और एक बात, आपके अगर कोई दोस्त है जिनको बहुत तकलीफ हो रहा है मैथ्स में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोग को भी ये वीडियो, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। हमारे बस एक ही इच्छा है कि मैक्सिमम बच्चे पास होने चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स आना चाहिए, यस और नो। तो अपने क्लास में नहीं रहेंगे तो भी उनको शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस। सर ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है, सेम। जैसे इधर तूने साइन एक्स को टी पुट किया था, इधर भी वही करने का, साइन एक्स को टी पुट करने का, बरोबर। बोल, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सेम सेम कॉपी पे जो इधर लिखा था वो सेम इधर लिखने का। साइन एक्स को टी पुट किया, फिर क्या करने का? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt बाई dx, dx को लेफ्ट में ले लिया तो cos x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट्स की बात करेंगे, लिमिट्स तो भैया सेम ही है ना, पहले भी 0 to π/2 था, अभी भी 0 to π/2 है। जैसे यहाँ पे मैंने लिमिट चेंज करके दिखाया था, वैसे इधर भी लिमिट चेंज होंगे। क्या आएगा? 0 to 1। कैसे अभी नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका ना, बार बार थोड़ी वही चीज बताने का रहता है। चलो बोलो आगे क्या आने वाला है, बोलो। यस, लिमिट 0 to 1 आएगा, ये रेस टू, ये साइन एक्स जाएगा रे, साइन एक्स की जगह पे क्या आने वाला है? टी। ये cos x dx भी चला जाएगा, cos x dx की जगह पे क्या आने वाला है? dt आने वाला है। अरे सर कितना इजी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू टी, अरे झुकेगा नहीं साला, e टू टी का इंटीग्रेशन e टू टी आता है। लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर e टू 0 ई होता है, e टू 0 1 होता है। यस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मेरे ख्याल से हमने 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे शायद हमें 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन 4 मार्क के क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, उसमें से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी अपने नोटबुक में सॉल्व है, पेज नंबर 14 के ऊपर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व है। बचे हुए जो 4-5 क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान देना।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ किया नहीं किया, इस क्वेश्चन को करके जाओ। सिर्फ यूनिट टेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के समझ में आया रहेगा, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। यस, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी। बोलो, यूजिंग प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? देखना, चिट्ठी लेके जाएगा ना तू, चिट्ठी में देख प्रॉपर्टी क्या लिखा है। यस, प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बराबर। सर प्रॉपर्टी में होता क्या है, देखना इधर, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स। सर ए मतलब बेटा लोअर लिमिट, बी मतलब अपर लिमिट। अपने क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है, 1। अपने क्वेश्चन में बी का वैल्यू क्या है, 4। यस, तो अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह पे बोलो क्या आने वाला है, एक्स की जगह पे ए मतलब क्या सर, ए मतलब 1, बी मतलब क्या 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। बरोबर। तो हमें करना क्या है बेटा, हमें x की जगह पे 5 माइनस एक्स लिखना है, x की जगह पे 5 माइनस एक्स। तो इस इंटीग्रेशन में सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब इस इंटीग्रेशन में जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, वहां वहां पे आपको क्या लिखना है, वहां वहां पे आपको लिखना है 5 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे 5 माइनस एक्स लिखने का है। बोल क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखने का, 5 माइनस एक्स। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में सेम, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस बोलना 5 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9, सॉरी पहले एक्स है ना, तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 4। बहुत सिंपल वे में सिखा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम आराम से। अभी क्या करते हैं, अभी ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है, मतलब ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर का साइन चेंज होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5, यस, क्यूब रूट ऑफ बोलो 9 माइनस 5 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे भी क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 5 प्लस एक्स हो जाएगा। बरोबर। इधर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, मतलब जैसा है वैसा लिखा तो भी चलेगा। आराम आराम से क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 9 माइनस 5 4, इधर भी 9 माइनस 5 4, इधर 5 प्लस 4 होगा। यस, क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। देखते आगे क्या करना है, बीच में एक लाइन मार लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चल आगे बढ़ते हैं। क्या लिखो आगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 5 तक। बरोबर। ऊपर क्या लिखने का, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 आएगा 4, तो ऊपर लिखने का क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स है क्या, नहीं सर 4 प्लस एक्स है। ऐसा कभी कभी गलती होता है। बराबर। तुम लोग जब पेज टर्न करते हो, देखो ना मेरा भी नीचे था, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गलती होता है कभी कभी, आगे का पीछे का स्टेप मैच करके देखने का। नीचे भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स। हो सकता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो माफ कर देना। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी क्या पता हो गई कुछ मिस्टेक, तो बता देना कमेंट में। सर 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 आएगा 9, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलने का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐसा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यस, प्रॉपर्टी के हर क्वेश्चन में ऐसा अपने को करना होता है, ध्यान देना। जब हम दो इक्वेशंस ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड के साथ। बरोबर। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा बेटा, 2i आ जाएगा। राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड ऐड होगा राइट हैंड साइड के साथ। चलो पहले इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड लिखेंगे। दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड, बोलो ना क्या है। यस, क्यूब रूट ऑफ, हाँ 9 माइनस एक्स अपॉन, बोल क्या है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4। इधर बोलो, ये इक्वेशन 2 का लिखने का है ना। क्यूब रूट ऑफ बोलना, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ऐड करने के बाद याद रखना डिनोमिनेटर तुमको सेम दिखेगा। यस, ये डिनोमिनेटर सेम है, इधर x प्लस 4 है, इधर 4 प्लस एक्स है, सेम रहता है, 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स।
डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम लोग दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस, बोलना क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ऊपर क्यूब रूट ऑफ, यस, 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स डी एक्स। ऐसा ऐड करने के बाद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तुम्हारा कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। देखना 9 माइनस एक्स, नीचे भी 9 माइनस एक्स, एक्स प्लस फोर कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है एक्स फ्रॉम 1 टू 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 है। 5 माइनस 1, मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ? गलती हो गई शायद मुझसे। अरे बाप रे, माफ कर देना। अच्छा मुझे याद आ गया, ये यहाँ पे लिमिट 4 है। मैंने गलती से ये 5 माइनस एक्स था, मैंने इधर भी 5 लिख दिया। यस, यहाँ पे होना चाहिए 4। रुको मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अच्छा अभी याद आ गया। डिलीट, इसको इरेज ही कर देता हूँ फटाफट। सिलेक्ट इरेजर, हाँ। अपर लिमिट 4 है बेटा। बच गए हम, बच गए, बच गए। चलो, अपर लिमिट क्या है? 4, 1 टू 4, 1 टू 4 है। 1 टू 4 है, दोनों इंटीग्रेशन में 1 टू 4 है। 1 टू 4, 1 टू 4, 1 टू 4। ये 4 माइनस 1 3 आएगा। ये 3 अपना फाइनल आंसर नहीं है। ये जो 3 है ना, ये 2 आई है। ये क्या है? 2 आई। अपने को तो आई चाहिए ना, तो आई क्या होगा? आई हो जाएगा 3/2। समझ में आया क्या? बहुत आराम से क्वेश्चन सीखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक करो एक बार, एकदम परफेक्टली सॉल्व हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुझे पता नहीं, शायद ये 1 क्वेश्चन नंबर था, हो चुका है सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही करना है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी प्रॉपर्टी से ही करना है। क्या प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको अभी? बोलो फटाफट। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की जगह पे क्या आ जाता है? एक्स की जगह पे बेटा बोलना राजू, ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाता है। सर ए क्या है? ए 0 है। बी क्या है? पाई। बराबर है कि नहीं? मतलब हमें एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखना है। समझा क्या? जहां जहां पे एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स लिखना है। चलो चालू करते हैं। इसको इंटीग्रेशन को नंबर 1 बोलने का बेटा। चल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लिखने का? पाई माइनस एक्स। इधर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर, बोलना राजा, पाई माइनस एक्स डी एक्स। मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्री था। मुझे पता है तुम ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में जुड़ के आए इधर। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने अलग एंगल का कंसेप्ट सीखा था, उसमें मैंने तुमको साइन पाई माइनस एक्स क्या आता है बताया था। पाई माइनस एक्स का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई मतलब 180 डिग्री। पाई माइनस का मतलब 180 से कम। 180 से कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यस। और फंक्शन सेम होगा या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा? पाई है मतलब सेम फंक्शन। पाई/2 रहता है या फिर 3 पाई/2 रहता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। चलो पुरानी बातें हैं। तो ये आ जाएगा सेम फंक्शन साइन एक्स। तो ये साइन पाई/2 माइनस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स से आने वाला है। तो इसको कैसे लिखने का? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, बोलना पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा, और ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर जैसा दिख रहा है वैसे। अभी क्या करो, ये साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, बोलना बेटा पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं, बीच में एक लाइन मार लेते हैं अच्छे से। चलो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। बोलो पहला पार्ट क्या है? पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई क्या है रे? एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इस स्टेप पे आने के बाद थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो क्या लग रहा है। यस, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है ना अपने को, ये इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सेम है।
देख देख सिर्फ कलर अलग है, बाकी सेम इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को क्या नाम दिया था? आई। तो इसको भी हम लोग आई बोल सकते हैं ना, दोनों सेम ही है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई पाई। ये इस पाई को बाहर निकालना, कांस्टेंट है। यस, तो पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको लिख दिया आई। इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख दिया? आई। ये आई आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आई प्लस आई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रहेगा तो पटक से हम लोग माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर को हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला सब लिख के दिया है मैंने। यस, बहुत सारा फॉर्मूला लिख के दिया जितना काम का है। साइन स्क्वायर है 1/2 1 माइनस कॉस 2a, बरोबर। ये लेफ्ट साइड में आई प्लस है, 2i लिख दो फटाफट। पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई, बोलो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस कॉस 2x। इंटीग्रेशन बाद में, पहले साइन स्क्वायर को ऐसा लिखो। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर साइन क्यूब रहेगा तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता, अपने को स्क्वायर और क्यूब को पहले हटाना पड़ता है। हटा दिया। यस, अभी इंटीग्रेशन करेंगे। ये 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, बरोबर। तो इंटीग्रेशन आएगा जीरो टू पाई, बोलना 1 माइनस कॉस 2x। आराम आराम से कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। यस, 2i पाई बाय 2। सर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? 1 का इंटीग्रेशन x आता है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। हमेशा इंटीग्रेशन के बाद कोएफिशिएंट से डिवाइड करते तो अपॉन 2 लिखने का, भूलने का नहीं। चलो इसका क्लाइमैक्स देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2। लिमिट्स पुट करने वाला हूं मैं। पहले जहां जहां पे x है वहां पे पाई डालेंगे, तो ये पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2 आएगा। माइनस जीरो पुट करेंगे बेटा, जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो जीरो क्या आएगा? जीरो। जीरो माइनस, तुम इधर भी जीरो पुट करोगे ना, तो ये साइन जीरो होगा। साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। तो ये दोनों टर्म्स तुम्हारे जीरो हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, रेडियन मोड मैंने यूज करना सिखाया है आपको बार बार। साइन 2 पाई का वैल्यू कैलसी पे चेक कर, साइन 2 पाई का वैल्यू जीरो आएगा। जीरो से जो भी टकराएगा जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर हमेशा जीरो आता है। तो ये बनेगा 2i पाई बाय 2। ये तो जीरो हो गया ना बेटा, तो बचेगा पाई। सो 2i इज इक्वल टू, बोल पाई स्क्वायर बाय 2। ये पाई पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इधर भेज दे, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। मस्त आंसर आ गया एकदम, यस और नो। क्वेश्चन काफी अच्छा था, प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी के बाद कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट था, मेरे ख्याल से समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखो समझो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, इसमें थर्ड टर्म एडजस्टमेंट करना है। क्यों करना है? कंडीशंस मैंने रेगुलर बैच में बताया, नोटबुक में है। मैं थर्ड टर्म एडजस्टमेंट चालू करता हूँ। थर्ड टर्म एडजस्टमेंट मैंने सबसे पहले कहा था अरेंज टर्म्स। टर्म्स को अरेंज करो। पहला टर्म एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, दूसरा एक्स का, तीसरा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। इधर है क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर का है, दूसरा एक्स का है, तीसरा कांस्टेंट का है, बरोबर है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कंपल्सरी 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करूं? यस, उस 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। 4 को कॉमन निकालेंगे। काफी बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता है बेटा। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। तेरे को सिखाता हूँ, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। इन तीन टर्म से 4 कॉमन निकालना है, मतलब इन तीनों भी टर्म्स को 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जार 12। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा? 3x प्लस 13/4। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13/4। इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन -3/2 टू 1/2, क्या बचा अंदर? 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13/4 dx। अभी हम लोग थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टर्म का बेटा फॉर्मूला क्या है रे? हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा अगर दिमाग चलता है बराबर से तो ये 9/4 आएगा। यस और नो? अभी थर्ड टर्म को एडजस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। थर्ड टर्म फाइंड करने का, फिर थर्ड टर्म को एडजस्ट करने का।
लिमिट्स -3/2 टू क्या है 1/2 है। फर्स्ट टर्म जैसा है वैसे लिखो, सेकेंड टर्म भी जैसा है वैसे लिखो। थर्ड टर्म उन्होंने क्या दिया है, थर्ड टर्म 13/4 दिया, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से थर्ड टर्म होना चाहिए 9/4। तो यहाँ पे लिखने का +9/4, +9/4 पहले था क्या, नहीं, हमने जबरदस्ती लिखा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए -9/4 भी लिखना पड़ेगा। और वो 13/4 जो ऊपर था उसको लिखने का है हमेशा की तरह 13/4। ये जो येलो कलर दिख रहा है क्या, ये थर्ड टर्म एडजस्टमेंट है। थर्ड टर्म एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करना है, थर्ड टर्म एडजस्टमेंट करने के बाद स्टेप्स याद होना चाहिए, सब स्टेप्स लिख के दिया है। यस, हर मेथड के स्टेप्स लिख के दिए, हर मेथड के कंडीशंस लिख के दिए, कब कौन सा मेथड यूज होता है, कब कौन सा मेथड यूज नहीं होता है, सब बता चुका हूँ। परफेक्ट रिवीजन करेगा तो याद आएगा। इसके बाद का स्टेप है गेट होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का रूट। तो आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम -3/2 टू 1/2। चलो, फर्स्ट का रूट मतलब x, सेकंड का साइन क्या है प्लस, थर्ड का रूट 9/4 का रूट निकालेगा तो क्या आएगा, यस 3/2 आएगा होल स्क्वायर। तो ये पहले तीन टर्म का होल स्क्वायर बना दिया। ये जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है ना, इसका रफ में थोड़ा कैलकुलेशन करो। ये -9/4 प्लस 13/4 है, ये मेरे ख्याल से ऐड होके 4/4 आएगा, 4/4 मतलब 1 आएगा। तो ये जो भी था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आया +1, +1, तो यहाँ पे लिखने का +1। यस, अभी अभी क्या करना है बेटा, अभी ध्यान से देखो, ये जो है ना ये वेरिएबल है, ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट वेरिएबल है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर x है। वेरिएबल का क्या है, स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट तेरे को अगर फॉर्मूला आता है ना तो भी काम हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, ये देख, ऐसा एक फॉर्मूला सीखा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x + c। तो बोल डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, यस इसका आंसर आएगा 1/4, यस tan इनवर्स ऑफ x। x मतलब क्या लिखने का, x मतलब x + 3/2। प्लस से लिखू क्या, नहीं, लिमिट्स दिया रहेगा तो प्लस से थोड़ी लिखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, लिमिट्स दिया है, प्लस से थोड़ी आएगा। चल लिमिट पुट कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे डाल, पहले अपर लिमिट डाल एक्स की जगह पे, तो ये 1/2 + 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है बाबू, लोअर लिमिट है -3/2, तो -3/2 + 3/2। ये 1/2 + 3/2 करेगा तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 1 + 3 4, 4/2 आएगा। ये कैंसिल होकर इधर क्या बचेगा, 0। कुछ देर पहले मैंने tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू बताया था, tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर है 1/4 tan इनवर्स ऑफ 2। समझ में आया क्या, यस। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत आराम से सॉल्व किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे नोट्स में सॉल्व है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। u इंटू वी है, यस u इंटू वी है। शायद हमने u इंटू वी का एक क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया है। वैसे ही करना है, इसके लिए आपको नोट्स रेफर करना है। अगर ऑलरेडी हमने u इंटू वी का क्वेश्चन किया है तो इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए डबल डबल। मैं आपको इसका पेज नंबर बता देता हूँ कि कौन से पेज के ऊपर है। ये है नोट्स में, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, रुको जरा बताता हूँ। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 15 के ऊपर, तो रेफर पेज नंबर 15। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन अवर क्लास वर्क नोटबुक। ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। ये कुछ x² इंटू e⁻x, चलो इसको करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल लग रहा है मुझे, ये अलजेब्रिक लग रहा है। LIATE, पहले क्या आ रहा है, पहले a आ रहा है, बाद में e आ रहा है, तो a को u कहेंगे और e को v कहेंगे। यू इंटू वी का क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया है इसी वीडियो में, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट मारो, देखो आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो मैं करता हूँ, टेंशन मत ले। यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। एक मिनट, थोड़ा लैपटॉप को शायद चार्ज करना पड़ेगा।
हाँ, u इंटू वी का फॉर्मूला याद किया गया? u इंटू वी का फॉर्मूला चलो, हाँ, u, यस, u इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे लिमिट्स लिखते हैं हम लोग, किया हमने आज एक क्वेश्चन, बड़ा इंटीग्रेशन a टू b डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। चलो आगे बढ़ते फटाफट, यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा u मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स dx 0 to 1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आएगा, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स ही होता है सर। इस 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, ये जो 2 दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा x इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इस क्वेश्चन में u इंटू वी में फिर से u इंटू वी है, देखो फिर से एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक आ गया, तो फिर से एक बार u इंटू वी लगाएंगे, इधर आप लिमिट डाल के खत्म कर दो। बोलो ये 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ई रेस टू 1 ई आएगा, 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। लगाओ u इंटू वी, u इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा प्रॉपर ब्रैकेट डालते हैं, एक ऐसा वाला ब्रैकेट डालते हैं मस्त दिखेगा। बोलो u मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेस टू x 0 to 1 बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ लेकिन करना पड़ेगा, ये रिवीजन चल रहा है अपना, ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। यस, x e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही आएगा। लिमिट्स बोलो 0 to 1, ये 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, बचा है e रेस टू x, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही आएगा। चलो आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों भी टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलो इंटीग्रेशन का आंसर है e-2, देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या होता है। इधर लिमिट डालोगे तो ये पहले 1 डालोगे तो 1 इंटू ई रेस टू 1 मतलब e आएगा, ठीक है नहीं, फिर 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 0 डालोगे इधर 0 इंटू जो भी रहेगा 0 हो जाएगा। इधर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आएगा फ्रॉम 0 to 1, तो ये e-2 e माइनस, इसमें लिमिट डालो e रेस टू 1 माइनस e रेस टू 0, बहुत बढ़िया। e माइनस e रेस टू 1 तो e होता है, e रेस टू 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये e माइनस ही कैंसिल, तो e माइनस, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से e-2 आना चाहिए इस क्वेश्चन में। कंप्लीट, बहुत बढ़िया। इसके आगे क्या है, शायद ये टॉपिक खत्म हो गया, कुछ बाकी खत्म हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटा मैंने यहाँ पे, या फिर उससे थोड़ा सा कम टाइम लगा होगा, हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन है, कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन जो है अपना वो पेज नंबर 20 में मिल जाएगा आपको, तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैंने सॉल्व किया है। 4 मार्क के क्वेश्चन में जहां जहां पे पेज नंबर लिखा है वो क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व है, देख लेने का आराम से। यस, जहां जहां पे टिक किया है वो क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ, बरोबर। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर है, और बाकी लीनियर, एग्जैक्ट एंड एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये तीनों भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तीनों के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। फटाक से देखो, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है दोनों में से, 2 मार्क के लिए आएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए हमेशा पहले हम लोग रूट्स को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट ऑल रूट्स, रिमूव ऑल रूट्स फ्रॉम द इक्वेशन। अगर आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑल रूट्स फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले इस रूट को आपको हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। ऑर्डर एंड डिग्री बहुत अच्छे से मैंने सिखाया लेक्चर में, हर प्रकार का क्वेश्चन किया है। स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा। अगर आपको याद होगा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था ऑर्डर और डिग्री का,
यस, मैंने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, बोलना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऐसा लिखा था। एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू हमने लिखा था पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बरोबर। तो पहले तुमको हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है वो चेक करने का है। इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में दो डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव। हाईएस्ट मतलब बड़ा कौन सा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अरे ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इसके ऊपर ध्यान दो, बरोबर। ऑर्डर का मतलब मैंने ऐसा भी बताया था शॉर्टकट तुमको, ऑर्डर मतलब डी का पावर, और डिग्री मतलब क्या बोला था मैं, ब्रैकेट का पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख, डी का पावर क्या है, डी का पावर 2 है, मतलब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है, 2। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर क्या है, 2। और डिग्री मतलब क्या देखने का, डिग्री मतलब ब्रैकेट का पावर देखने का। ब्रैकेट का पावर देख, ब्रैकेट का पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। समझा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं तुमको पूछूं इस क्वेश्चन में रूट है क्या, 100% लोग बोलेंगे नहीं है। लेक्चर में ध्यान दिया रहेगा तो पता रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने सिखाया लेक्चर में। रूट लिखने का दो तरीका है, एक तो आप रूट को ऐसा लिखते हो बाय यूजिंग सिंबल, या फिर रूट को ऐसे आप लिख सकते हैं। पता है ना आपको, एक रूट एक्स को हम लोग एक्स रेज टू 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में भी रूट है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। हमेशा ऐसा सिंबल यूज करके रूट लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम लोग ऐसा भी रूट लिख सकते हैं। समझा? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस। तो एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 का ही मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट रहेगा तो कैसा लिखते हैं बेटा, क्यूब रूट रहेगा तो एक्स रेज टू 1/3 लिखते हैं। ध्यान से देखो, 3 लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है 1/3, तो पावर में अगर 1/3 है मतलब क्यूब रूट है। सर ऐसा होगा पावर में 1/4, तो क्या बोलने का, फोर्थ रूट। डिनोमिनेटर देखने का, डिनोमिनेटर, बरोबर। इधर देख, डिनोमिनेटर देख, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब कौन सा रूट है ये स्क्वायर रूट है। क्या है सर, स्क्वायर रूट। तो भले ही डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा फटक से आपको रूट का सिंबल नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा ठीक से देखो, 3/2 है, बाई 2 है मतलब रूट है। यस और नो? तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? पावर का पावर बेटा, पावर का पावर, बोलना अपना डायलॉग है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 3/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बोल, d²y/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा बोलना, y प्लस बोल dy/dx का होल क्यूब। अभी हम लोग इसका ऑर्डर और डिग्री 100% लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो आ जाएगा। ऑर्डर मतलब क्या, डी का पावर, किधर देखेगा, इधर देख रहे क्या, अरे बाबा इधर देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर है, डी का पावर क्या है 2, और ब्रैकेट का पावर भी 2 है, तो इसका भी आंसर वही आ रहा है, ऑर्डर 2 डिग्री 2। कुछ जोड़ नहीं, तुम्हारे सामने सॉल्व किया है, परफेक्ट सॉल्व किया, ऐसा लिखना एग्जाम। यस। ऑर्डर एंड डिग्री मतलब मेरे ख्याल से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, चलो डिस्कस करते हैं। पहला मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का कंसेप्ट क्या है जरा देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग नॉर्मली दो वेरिएबल से डील करते हैं, y एंड x। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। लेफ्ट साइड में सारे y के टर्म्स हम लोग जमा कर लेते हैं, y के टर्म्स के साथ dy होता है। राइट साइड में सारे x के टर्म्स हम लोग जमा करते हैं, x के टर्म्स के साथ dx होता है। ऐसा अगर आपने अरेंज कर लिया टर्म्स को, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद बस आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे,
तो 100% तुमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, जैसे दिमाग को टेंशन देने का नहीं। चलो चालू करते हैं। 1 + x²। सबसे पहले क्या करो, dy को लेफ्ट में रखो और dx को राइट में शिफ्ट कर दो, तो dx को उधर भेज दो, तो ये 1 + y² dx। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इमोशनल पार्ट है। इमोशनल पार्ट क्या है, ये dx जो है और dy जो है, ये बहुत शातिर लोग है। dy क्या करता है, dy देखता है बाजू में कौन है, dy बाजू में देखता है कौन है। अगर dy को बाजू में y का टर्म दिखा, dy को बाजू में y का टर्म दिखा, तो उसको प्यार से बात करेगा, बोलेगा उसको तू अपना है, बराबर है कि नहीं, अपने साथ रहे, एक साथ रहेंगे, मजा करेंगे। और अगर dy को कोई x का टर्म दिखा ना, तो dy उसको भगा देता है, लात मार के भगा देता है उसको। यहाँ पे देखना dy को, ये बाजू में x का टर्म दिख रहा है, देखना ब्रैकेट में क्या है, x है, तो dy इस ब्रैकेट को अपने साथ प्यार मोहब्बत से रखेगा या हकल देगा, ये हकल देगा, तो ये ब्रैकेट जाएगा उधर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, मतलब उधर जाके डिवाइड होगा। dx भी क्या करता है, dx भी देखता है इस ब्रैकेट में x नहीं है, y है, बराबर, तो dx भी क्या करेगा, इस ब्रैकेट को इधर से हकालेगा, ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, किसको डिवाइड होगा, dy को डिवाइड होगा। और ये ब्रैकेट उधर जाके किसको डिवाइड होगा, dx को डिवाइड होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, लेफ्ट साइड में सारे y के टर्म्स आ चुके हैं, राइट साइड में सारे x के टर्म्स आ चुके हैं। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोलो बोथ साइड्स, तो आ जाएगा ऐसा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dy को बाजू में लिखने का रहता है 1 + y²। यस, यहाँ पे 1/1 + x² dx। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² क्या आता है, यस ये आता है tan इनवर्स ऑफ y। 1/1 + x² tan इनवर्स ऑफ x आएगा, प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही है। चल अभी थोड़ा तू वीडियो को पॉज कर और ट्राई कर, देख तेरे को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं करता हूँ, टेंशन मत ले। पहले dx को उधर भेजने का, ये क्वेश्चन मैंने तो करिए, और जो क्वेश्चन मैंने बोला ना अपने नोट्स में है, पेज नंबर बताया, वो क्वेश्चन सारे देखो, सॉल्व करो, आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए। रिकॉर्ड करने का अपने को, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 20-25 लोगों को 20 में से 20 नहीं, अपना 30 मार्क का यूनिट टेस्ट था आपका, 30 में से 30 मार्क्स मिले थे। इस बार भी मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिले। यस, और जिनको जिनको आउट ऑफ मिलेंगे उनको मस्त चॉकलेट दूंगा क्रैश कोर्स में। ओके बेटा, यस। dy क्या करेगा, 1 + x² को रखेगा या अकाल देगा, अकाल देगा। और dx क्या करेगा, x² को बोलेगा तो रुक, सिर्फ किसको भगाएगा, y को भगाएगा, तो y इधर आ जाएगा, y आके इस dy को डिवाइड होगा, ये x² है, ये 1 + x² इधर चला जाएगा। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, यस दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इंटीग्रेटिंग बोलो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। यहाँ पे ऊपर x² है, नीचे भी 1 + x² है, उसको मैं x² + 1 लिखता हूँ। मेरे को 100% पता है तुम लोग को 1/y का इंटीग्रेशन आता है, 1/y का इंटीग्रेशन क्या आता है, log y आता है, बरोबर है। सर लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट साइड का क्या, अपने को दोनों साइड का ख्याल रखने का, एक ही बाजू को सॉल्व करके थोड़ी चलेगा, दोनों बाजू सॉल्व करना पड़ेगा। राइट साइड में क्या करेगा, राइट साइड में कैसे इंटीग्रेशन करेगा, बोल। गूगल मैप याद है ना अपना, ऊपर का डिग्री चेक कर 2, नीचे का डिग्री कितना है 2। जब ऊपर का और नीचे का डिग्री सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर करते हैं, बराबर ना। यस, 1/y का आ रहा है तो 1/y का लिख दे, 1/y का आ जाएगा log y। नीचे का डेरिवेटिव, ओ सॉरी मैं नीचे का डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, नीचे को ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, न्यूमरेटर का भी डिग्री 2 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, चुपचाप न्यूमरेटर में लिखने का, लिखा, जो डिनोमिनेटर में वही सेम न्यूमरेटर में लिखने का, लिखा। यस सर, पहले x² था न्यूमरेटर में, अभी भी x² है। ये +1 पहले था क्या न्यूमरेटर में, नहीं, तो ये +1 हमने जबरदस्ती लिखा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए -1 लिखना पड़ेगा। और एक c लगा दो, क्यों लगा दिया c, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो उसका c लिख देने का फटाफट। अभी क्या करेंगे, ये log y रहेगा,
इसको सेपरेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इंटीग्रेशन आना चाहिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। मैंने इंटीग्रेशन बराबर है सॉल्व अच्छे से पढ़ो, जो जो नोट्स में सब अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से परफेक्ट करो। लास्ट ईयर अपने 3-4 बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स मिले थे मैथ्स 2 में। इस बार भी मैं चाहता हूँ कि अपने मैक्सिमम बच्चों को बराबर 100 में से 100 मार्क्स मिलना चाहिए। आउट ऑफ मिलेगा तो तुम लोग को पता ना था पॉलिसी, पूरा फीस रिफंड। यस क्लियर। अभी भी अपने एनुअल फंक्शन में आपने देखा रहेगा जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिला था उनको स्टेज पे बुला के पूरा फीस रिफंड दिए। आपके दोस्त लोग हैं वो, नेक्स्ट टाइम आपको मिलना चाहिए प्राइस। यस इंटीग्रेशन कैसे करूँ बोल। आउट ऑफ निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1x, सर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, 2 क्वेश्चन लगातार हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के किए, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में थे। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ओहो, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। मैंने बताया था 3 टर्म्स होते हैं। dy बाई dx अकेला होना चाहिए, है क्या है। तो लिखने का दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बोलो क्या फॉर्म है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, वेर p मतलब y के बाजू वाला क्या है रे, tan x, q मतलब राइट साइड वाला क्या है, sin 2x। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है बेटा, p है tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ sec x। log और e पुराने दुश्मन है, e मतलब एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो क्या बचा, sec x बचा। ये तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बढ़ते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है बोलना, सॉल्यूशन इज क्या फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। चलो वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू sec x है, तो y इंटू sec x इज इक्वल टू q क्या है, देखो q अपना sin 2x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec x। राइट साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। sin x को मेरे ख्याल से हम लोग 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, और sec x जो होता है वो cos का उल्टा होता है। ये cos कैंसिल कर दिया, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो y sec x, बोलो y sec x 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x। बाबू sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस यहाँ पे लिखने का, इधर cos x लिखने का, बात खत्म। समझा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले फॉर्म चेक करो, p मिलेगा, q मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन है। इंटीग्रेशन आना ही चाहिए तुमको। यस, विदाउट इंटीग्रेशन तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ सकते। अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है बेटा। किसका है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म याद आ रहा है क्या, दिस इज इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। जो भी dx के बाजू में रहता है उसको m बोलते हैं, और जो dy के बाजू में रहेगा, अरे मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, पहला dy है, हाँ लफड़ा हो गया। यस अच्छा बात देख लिया, dx के बाजू वाला m ना, dx के बाजू वाला m, तो मुझे मतलब ये dx है तो इसको m बोलना पड़ेगा और इसको n बोलना पड़ेगा, है ना। जो आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा ठीक से, तो यही ऐसा ही लिखा है क्वेश्चन। क्या ये सही है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो मैं सोच रहा हूँ। डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो n बाई डो x, गलत है।
मेरे ख्याल से इधर x होना चाहिए और इधर y होना चाहिए। देखते हैं ऐसा लेके, तो ये आ जाएगा आपका m और ये आएगा आपका n। क्योंकि इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। यस, हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, दिस इज ओके, लेट्स से दिस इज m एंड दिस इज n, इधर dx ले लिया मैंने, तो m क्या आएगा बेटा, जरा m आएगा x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो चेक कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, m और n लिख लिया है। कंडीशन चेक करना होता है, डो m बाय डो आई, डो m बाय डो आई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m। ऐसा d अगर तुमको वाकड़ा दिखा ना, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय y वेरिएबल रहेगा तो x कांस्टेंट लेते हैं और x वेरिएबल रहेगा तो y कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, मतलब y वेरिएबल है, y वेरिएबल है मतलब x कांस्टेंट है, समझा क्या। m क्या है, x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेके सॉल्व करते हैं, अपने को और एक डेरिवेटिव निकालने का ना। चलो बोलो बेटा, वेरिएबल क्या है, y। अगर y वेरिएबल है तो x क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, हाँ, तो इस x को छोड़ दो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 1 का तो 0 आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो मेरा आंसर आ गया 2xy। सही है, यस और नो। चलो अभी हम निकालते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव। डो m बाय डो आई के बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव होता है डो n बाय डो x, डो n बाय डो x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है n आपका, n है आपका y इंटू एक्स स्क्वायर। अभी आपका वेरिएबल क्या है बेटा, अभी आपका वेरिएबल x है, x वेरिएबल रहेगा तो y कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, तो y को छोड़ दो, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा, तो ये 2xy। दोनों डेरिवेटिव का आंसर मैच होना चाहिए, अपना मैच हो रहा है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन में करेक्शन किया है वो सही है, बरोबर। तो जरा जब कॉलेज में जाओगे तो जरा बोलने का मैडम को कि सर मैडम शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, इधर dx उधर dy होना चाहिए, बरोबर। अभी हम लोग कंडीशन तो मैच कर चुके हैं, अभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। कंडीशन मैच हो गया है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हियर डो m बाय डो आई इज इक्वल्स टू डो n बाय डो x। दोनों डेरिवेटिव्स अगर इक्वल आता है तो ही आप सॉल्यूशन के ऊपर जंप कर सकते हो। सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन है इसका, जो इसका फॉर्म है वैसा ही लिखने का, m dx लिखने का और n dy लिखने का। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल दिया मैंने और यहाँ पे कंडीशन आता है, यहाँ पे आता है ऐसा टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यहाँ पे आता है c। इंटीग्रेशन ऑफ m को जैसा है वैसे लिखो, m में कोई टेंशन नहीं है, m में कोई चेंज नहीं है, जैसा m दिख रहा है वैसा लिखो, x इन ब्रैकेट वन प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा आपको n के बारे में ख्याल रखना है, n लिखते समय एज इट इज मत लिखो, n लिखते समय क्या करो, टर्म्स फ्री फ्रॉम x लिखो, बरोबर। कभी कभी ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो y को अंदर मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, है ना, y को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो सकता है, तो ब्रैकेट ओपन करके सोचो आराम से। दो टर्म्स है, हमें टर्म्स फ्री फ्रॉम x चाहिए, मतलब ऐसे टर्म्स चाहिए जिनमें x नहीं होगा, जिनमें x नहीं होगा, बराबर। हाँ, इस टर्म में x है क्या, नहीं है, मतलब ये फ्री फ्रॉम x है। इसमें x है क्या, हाँ, तो ये फ्री फ्रॉम x नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा, y आएगा। जो फ्री फ्रॉम x है सिर्फ वही सिलेक्ट करने का। इस इंटीग्रेशन में dx लिखा है मतलब x वेरिएबल है, इस इंटीग्रेशन में dy लिखा है मतलब y वेरिएबल है। दिमाग ठंडा रख के सोचो, डेरिवेटिव हो या फिर इंटीग्रेशन, पहले वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसका हिसाब लगाओ, वो समझ में आया तो आगे का गेम सिंपल हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में, फर्स्ट इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है मतलब ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, x, इधर इंटीग्रेशन ऑफ y। सर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आता है क्या? आता है ना रे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू। सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई टू आएगा भाई। इस प्रकार से हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसा डी तुमको बेंड दिखा तो समझ जाने का पार्शियल डेरिवेटिव है। इसको बोलने का कैसा, डो डो एम बाय डो वाई। कुछ लोग इसको डेल भी बोलते हैं, तो उनसे झगड़ा नहीं करने का, डेल भी बोल सकते हैं, डो भी बोल सकते हैं। समझा क्या? यस। वीडियो पॉज करके तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमानदारी से पढ़ो, कोई इसका चीट बिट बना के मत लेके जाओ, ईमानदारी से पढ़ो। शायद ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर जंप करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जैक्ट ही है। क्यों? क्योंकि देखना, ये m हो गया dx और ये n हो गया। फॉर्म देख के समझ में आता है। सो दिस इज इन दी फॉर्म। अगर तुमको ट्राई करना है, वीडियो को बंद करके खुद ट्राई करो, देखो कर सकते हो क्या। दिस इज इन दी फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, वेयर m इज इक्वल टू बोलो 2xy प्लस y माइनस 10x, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। एक बार चेक कर लेता हूँ। टेन स्क्वायर वाई सेक्स स्क्वायर वाई एक्स टेन स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, इधर क्या है, 2xy प्लस वाई माइनस 10y बराबर है। क्वेश्चन चेक करना जरूरी है, तुम लोग भी एग्जाम में क्वेश्चन चेक करना है बराबर। कभी कभी क्वेश्चन गलत लिख लिया रहेगा तो सही सॉल्व करके भी मतलब नहीं, आंसर गलत ही आएगा। इसलिए पहला सबसे बड़ा मिस्टेक होता है क्वेश्चन गलत कॉपी करना। तो क्वेश्चन को हमेशा वेरीफाई करना, डाउट रहेगा तो चेक करो। कितना टाइम लगता है? 2-3 सेकंड लगता है क्वेश्चन को वापस देखने के। चल चालू करते। डेरिवेटिव निकालने का है, डो एम बाय डो वाई। डेरिवेटिव आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। एम क्या है? एम है 2xy प्लस वाई माइनस 10x। डेरिवेटिव निकालना प्यार मोहब्बत से सीखा है मैंने बहुत। कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ रहेगा तो क्या करना है, अकेला रहेगा कांस्टेंट तो क्या करना है, सब कुछ बताया। इधर वेरिएबल y है, मतलब x कांस्टेंट है, ये 2x कांस्टेंट रहेगा, उसको इग्नोर करेंगे, y का डेरिवेटिव 1, फिर y का डेरिवेटिव 1, tan x कांस्टेंट है, अकेला डेरिवेटिव 0, तो ये 2x प्लस 1 आया, 2x प्लस 1 आया। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव। नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव हमें निकालना है n का विद रिस्पेक्ट टू x, डो n बाय डो x। क्या है n आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक्स स्क्वायर वाई। ओ ओ ओ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बराबर लिखा था, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, तभी बोला डेरिवेटिव मैच क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे tan x नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देख tan y है, ये देख tan y, तो इधर भी tan x नहीं आएगा, tan y आएगा। तो जीरो नहीं, ये वेरिएबल है, tan y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी? 2x प्लस 2xy प्लस y बरोबर है, 2xy प्लस y, 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y बरोबर। चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स वाई का डेरिवेटिव 2x आएगा, tan स्क्वायर y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, सेक्स स्क्वायर y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मेरा डेरिवेटिव आया 2x माइनस tan स्क्वायर y। अभी तुम लोग शायद सोच रहे हैं सर ये तो मैच नहीं हो रहा है, आपने गलत किया है क्या, क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन भी बराबर है, मैंने भी बराबर किया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ट्रिग्नोमेट्री अगर इज्जत से थोड़ा बहुत पता रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई होता है tan स्क्वायर वाई, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर वाई। फॉर्मूला क्या हो पहले लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ फॉर्मूला। सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसा फॉर्मूला है बरोबर है, सो नो। अगर मैंने सेक्स स्क्वायर को उधर लिया और tan स्क्वायर को उधर लिया तो क्या होगा, ये 1 सेक्स स्क्वायर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा बरोबर है, और tan स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स
1 माइनस सेक्स स्क्वायर को हम लोग माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हो रहा है मैच, यस अभी मैच हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। हमारे डेरिवेटिव्स इक्वल आ चुके हैं। वी कैन प्रोसीड फॉर सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन लगेगा। थोड़ा सा अजीब टाइप है, पहले आईसीएम के सिलेबस में ये टाइप नहीं था, अभी ये के स्कीम में स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, डिग्री के बच्चों को हम लोग ये सब सिखाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह, लेकिन डिप्लोमा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, कोशिश करो, मैंने आराम से सिखाने का कोशिश की है। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, फॉर्मूला लिखने का आदत रखो हमेशा, कुछ भी रहेगा फॉर्मूला लिखने का। टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, एम पूरा लिखो, दिख रहा है वैसा, जैसा दिख रहा है वैसा। क्या है रे, 2xy प्लस वाई माइनस 10y एम डी एक्स एन डी वाई, एन डी वाई टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स लिखना है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ सेक्स स्क्वायर वाई आएगा बेटा, सिर्फ क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर वाई। ध्यान देना, इसके बाद प्रोबेबिलिटी चालू करने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी यस, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल तुम्हारा एक्स है, तो ये 2y कांस्टेंट रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, y कांस्टेंट है तो y का इंटीग्रेशन आएगा y इंटू एक्स। कैसे, रेगुलर बैच में सीखा है, ध्यान से सुनने का, भूल गए तो क्रैश कोर्स में आके बैठने का। एक्स वाई, 10y का इंटीग्रेशन x इंटू 10y आएगा, सेक्स स्क्वायर y का इंटीग्रेशन 10y आएगा। 2 कैंसिल करो, मेरा आंसर रेडी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स 10y प्लस 10y इज इक्वल टू सी। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा अपना। यस, वाकई अपना आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी। चलो मैं इसको सेव कर देता हूं किसी नाम से। ओके, सेव कर दिया है। चलो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लिखने में बहुत मेरे को बोर लगता है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है। वो पीडीएफ पीपीटी हम लोग आपके सामने डिस्प्ले करते हैं और चालू करते हैं सॉल्व करना। होगा क्या पीपीटी इसमें, हाँ ओके। प्रोबेबिलिटी के लिए अपने को कैलकुलेटर लगेगा, तो कैलकुलेटर थोड़ा मैं लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन करना रहेगा तो कर सकते हैं। चलो चालू करते हैं। आज संडे था, दिन भर लेक्चर था, तो भी रात का ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 हो चुका है, काम चालू है अपना। चलो कल छुट्टी है, आराम कर सकते हैं, थोड़ा आज काम कर लेते हैं आपके लिए, है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी में 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं। एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के ऊपर क्वेश्चन है, अपने रेगुलर बैच में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे, ओके। तो फटाफट मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व है स्किप कर देंगे उनको, कुछ क्वेश्चंस रीड करके वैल्यूज निकाल के दे दूंगा। फॉर्मूला तो सब में सेम यूज करना है। चलो,
एक डाउट बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर ये बाइनोमियल और पॉइजन में कंफ्यूजन बहुत होता है कि कब कौन सा यूज करने का। अगर बाइनोमियल का तुमको फॉर्मूला याद रहेगा तो पी ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ आर जो भी आप लिखते हो एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, ऐसा फॉर्मूला है। पॉइजन का फॉर्मूला है पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो पॉइजन के क्वेश्चंस में ये ई जो है ना ई, ये ई का जो वैल्यू है ई रेस टू एम का वैल्यू क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में। जैसे कि आ, ये देखो दिख रहा है क्या, ई रेस टू माइनस टू। अगर ऐसा वैल्यू दिया है ई रेस टू, क्वेश्चन में लिखा भी है पॉइजन, कभी कभी पॉइजन लिखते नहीं लेकिन ऐसा ई रेस टू माइनस थ्री का वैल्यू दिया है, मतलब समझ जाने का पॉइजन का क्वेश्चन है। बराबर, एक हिंट मैंने आपको बताया। दूसरे एक हिंट, नॉर्मली कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो जब n का वैल्यू 10 से कम होता है ना तब हम लोग बाइनोमियल यूज करते हैं, और जब n का वैल्यू 10 से बड़ा होता है तब हम लोग पॉइजन यूज करते हैं। लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं तो पॉइजन ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। ओके बेटा, यस। अभी n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। बोलो याद आ रहा है कि नहीं, सिखाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, इन अ सिंगल ट्रायल। क्यों मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ये याद रखना अच्छे से। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल। और x का मतलब x या फिर r का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो मैंने बता रहा हूँ ये बाइनोमियल के भी एप्लीकेबल है, पॉइजन के लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे डिस्कस करता हूँ। सपोज मैंने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद आपको पता है हेड आता है और टेल आता है। मुझे हेड चाहिए, हेड आया तो सक्सेस, हेड चाहिए ना, हेड आया तो मैं खुश हो जाऊंगा सक्सेस, टेल आया तो दुखी हो जाऊंगा फेल्यूर। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया और देखा, 10 बार कॉइन टॉस करने के बाद मैंने देखा तो मुझे 4 बार हेड मिला, 10 में से 4 बार। पहली बार बताओ आपने कॉइन कितनी बार टॉस किया, 10 बार, तो कितने ट्रायल्स हो गए 10। हेड कितनी बार मिला, 4, मतलब सक्सेस कितनी बार मिला आपको, 4 बार। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस कितना हो गया मेरा, 4। बराबर, हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेल्यूर। बराबर है कि नहीं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल ट्रायल, जब आप एक बार कॉइन टॉस करोगे हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/2, टेल का क्या होता है 1/2। तो जब भी कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा पी भी 1/2 होना चाहिए और क्यू भी 1/2 होना चाहिए, है कि नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ बातें याद रखना, हमेशा याद रखना, पी प्लस क्यू अगर आप करोगे तो हमेशा 1 आता है, पी प्लस क्यू क्या आता है 1। और ये जो आर होता है, आर का मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस। वर्स्ट केस में हो सकता है आपको एक भी बार सक्सेस ना मिले, मतलब आर का वैल्यू वर्स्ट केस में क्या हो सकता है 0 हो सकता है। कभी आपको एक बार सक्सेस मिले, कभी 2 बार मिले, कभी 3 बार मिले, कभी 4 बार मिले, कहाँ तक जा सकते हैं एन तक जा सकते हैं। कभी भी आर का वैल्यू एन से बड़ा नहीं हो सकता। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगर आपने ट्राई ही 5 बार किया है, कॉइन मैंने अगर 5 बार टॉस किया है तो मुझे हेड 6 बार मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, कॉमन सेंस है, समझा क्या। तो ये एक बात आपको याद होनी चाहिए, और बाकी तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। क्वेश्चन है ऐसा, अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड का मतलब क्या है, अनबायस्ड का मतलब फेयर, शोले वाला कॉइन नहीं है। अनबायस्ड का मतलब फेयर कॉइन, एक साइड में हेड एक साइड में टेल होगा। अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कितनी बार कॉइन टॉस किया है 5, तो एन का वैल्यू 5 लिखेंगे। कॉइन का क्वेश्चन है मतलब पी 1/2 क्यू भी 1/2, बरोबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, आपको कितने हेड चाहिए 3 हेड चाहिए, बराबर है कि नहीं। एन का वैल्यू 5 है, इसका मतलब मैं यूज करूंगा एन का वैल्यू 10 से कम है तो बाइनोमियल यूज करो बेटा। क्या फॉर्मूला बाइनोमियल का, पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू, यस, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आर का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 5 है, सी आर का वैल्यू 3 है, पी 1/2 है, रेस टू आर मतलब 3, क्यू भी 1/2 है, एन माइनस आर मतलब 5 - 3 2 आएगा।
कैलकुलेटर पे तुम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, बरोबर। एक करके दिखाता हूँ। 5 कैलसी पे कैसे करना है, पहले आपको 5 प्रेस करना है। कुछ कैलसी पे एनसीआर का बटन है, डायरेक्टली एनसीआर का बटन दबाएंगे तो सी आ जाता है, नहीं तो शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाने का, बरोबर। 5 अभी जो कैलसी मेरे पास है इसमें एनसीआर का बटन है, तो 5C3 लिखा, इनटू का बटन दबाओ। फिर एक ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट में ऐसा लिखो 1/2 रेस टू 3, ऐसा है ना, 1/2 रेस टू 3 इंटू 1/2 रेस टू 2, 1/2 रेस टू 2 है। फिर डायरेक्टली तुम लोग स्क्वायर का बटन दबाएंगे तो भी चलेगा। तुम्हारा आंसर पॉइंट में आएगा, 0.3125 आ रहा है, 0.3125, 0.3125। अगर तुमको आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, तो आंसर जैसे तुम्हारे कैलसी पे आएगा, शिफ्ट दबा के इधर एक एबीसी का बटन है नीचे, एबीसी, वो बटन दबा दो, ऐसा आएगा, 5 आएगा और थोड़ा सा ऐसा कुछ सिंबल आके 16 आएगा, तो ये 5/16 आता है। आप पॉइंट में लिखो या फिर फ्रैक्शन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया किस मेथड से, हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आने वाले 2-3 क्वेश्चन बाइनोमियल के ही होंगे, मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो तुम खुद से कर सकते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कितनी बार कॉइन टॉस किया है, 3 बार कॉइन टॉस किया, तो n का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कॉइन का क्वेश्चन है, मतलब p1/2 q1/2, एग्जैक्टली 2 हेड्स बोला है, मतलब r का वैल्यू भी 2 आएगा। मेरे ख्याल से अगर इतना तुम लोग को पता है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में खाली मेरे ख्याल से n का वैल्यू 5 था और r का वैल्यू 3 था, ये तुम लोग कर सकते हो, यू कैन ट्राई, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, the probability that a bomb dropped from a plane will strike the target is 1/5, प्रोबेबिलिटी दिया है 1/5, अगर p 1/5 दिया है तो q क्या रहेगा, q 1 माइनस p रहता है, 1 माइनस 1/5, q का वैल्यू आ जाएगा बेटा 4/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बॉम्ब्स विल स्ट्राइक द टारगेट, और कितने बॉम्ब्स फेंके उन्होंने भैया, देखो 6 बॉम्ब्स, 6 बॉम्ब्स उन्होंने ड्रॉप किए हैं, तो n का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक, मतलब अपने को 2 बार सक्सेस मिलना चाहिए। p पता है, q पता है, n पता है, r पता है, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, p ऑफ r, बोलना बाबू, n c r, p रेस टू r, q रेस टू n माइनस r। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू क्या है 2, ncr, n का वैल्यू कितना है 6 बॉम्ब्स, r 2 है, p क्या है तुम्हारा 1/5, तो 1/5 रेस टू r मतलब 2 इंटू 4/5 रेस टू 4। बाकी तुम लोग कैलकुलेशन करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 20% of the bolts produced by a machine are defective, find the probability that out of 4 bolts drawn, 1 is defective, at most 2 are defective। ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी वैल्यू अगर तुमको परसेंटेज में दिया है, मैंने बोला है कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो वैल्यू किसका होता है, p का होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का होता है। तो क्वेश्चन में तुमको p का वैल्यू दिया है 20%, परसेंट साइन को हटाने के लिए हम लोग 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.2। अगर p 0.2 है तो q होगा 1 माइनस p, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8। कितने बोल्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं, 4 बोल्ट्स आर ड्रॉन। ये 4 जो है वो 10 से कम है ना, मैंने कहा था आपको 10 से कम रहेगा तो बाइनोमियल के पास जाओ, n का वैल्यू हम लोग लेंगे 4। फिर मैंने लेक्चर में आपको एक दिल की बात बताई थी, याद है आपको दिल की बात, हाँ दिल की बात बताई थी मैंने क्या कहा था सर, मैंने कहा था एग्जैक्टली रहेगा तो इक्वल टू लिखने का, मैंने कहा था एटलीस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का, और मैंने कहा था एट मोस्ट रहेगा तो लेस देन इक्वल टू लिखने का, बरोबर है क्या, यस और नो, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर, फिर से लिखता हूँ, ये देख ध्यान से, ऐसा दिल बनाने का, दिल, यस एग्जैक्टली रहेगा तो इक्वल टू, एटलीस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट रहेगा तो लेस देन इक्वल टू। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। ये कुछ सिंबल्स मैंने दिए जिससे तुम सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है।
पहले पूछा है प्रोबेबिलिटी 1 इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव बोल्ट, 1 डिफेक्टिव बोल्ट। कितने डिफेक्टिव बोल्ट भैया? 1। तो आर का वैल्यू 1 लेने का, आर का वैल्यू 1। पी पता है, क्यू पता है, एन पता है, आर पता है, मतलब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस। मेरे को ये सेकंड वाला पार्ट ट्राई करना है। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे एटमोस्ट लिखा है, तो सेकंड वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। क्या लिखा है सेकंड वाला पार्ट में? प्रोबेबिलिटी, ये क्या लिखने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट्स। हमें वैल्यू किसका चाहिए? आर का। एटमोस्ट का सिंबल क्या है बेटा? एटमोस्ट का सिंबल क्या है? एटमोस्ट का सिंबल ऐसा है, लेस देन इक्वल टू। और एटमोस्ट के आगे क्या लिखा है? एटमोस्ट के आगे 2 लिखा है ना, इधर 2 लिखने का मतलब आर का वैल्यू 2 और 2 से कम होना चाहिए। जब एटमोस्ट, एटलीस्ट ऐसा कुछ भी आएगा क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला है सारे पॉसिबल वैल्यूज लिखो। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं आर के? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। मैंने आपको बताया था ना आर कहां तक जाता है? आर कहां तक जाता है? देखो आर कहां तक जाता है? आर जाता है हमारा एन तक, बरोबर है। तो यहाँ पे चेक करो एन का वैल्यू कितना है अपना? एन का वैल्यू, अरे एन का वैल्यू तो 4 है, तो हमने 5 नहीं लिखना चाहिए, हमने 4 लिखना चाहिए, बरोबर। आर लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। यस और नो? यस। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो एक्चुअली आपको 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। यस। पी ऑफ 0 मतलब आर का वैल्यू 0 है, पी ऑफ 1 मतलब आर का वैल्यू 1 है, पी ऑफ 2 मतलब आर का वैल्यू 2 है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना सिखाया है, मैंने आपको एक कैलकुलेशन सिखाया था, यहाँ पे आपको 3 कैलकुलेशन करने, एक एक करके तीनों कैलकुलेशन करो, तीनों को ऐड करो। ओके, अपने क्लास के बच्चे जो है उनको पता है, एक तुमको मैंने इधर शॉर्ट ट्रिक बताया। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है? हम लोग जिसका कैलकुलेशन करना है उसको टिक करते हैं, जिसका नहीं करना है उसको क्रॉस करते हैं, और चेक करते हैं टिक ज्यादा है कि क्रॉस ज्यादा है। यहाँ पे टिक ज्यादा है, टिक कितने? 3, क्रॉस कितने? 2, बरोबर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्रॉस के साथ जाओगे तो आपको 2 ही कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बरोबर है कि नहीं? तो इसको अगर अलग वे में करना तो अलग वे में भी कर सकते हैं। अलग वे में कैसे कर सकते हैं? जो नहीं पूछा है उसके लिए सॉल्व करो, पी ऑफ 3 सॉल्व करो और पी ऑफ 4 सॉल्व करो। एक्चुअली आपको पूछा है किसके लिए? 0 1 2 के लिए, लेकिन आप 0 1 2 3 कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप 2 ही कैलकुलेशन करना चाहते, इसलिए आपने क्या लिखा? 3 और 4। और ये जो भी आंसर आएगा ना बेटा, उसको 1 से माइनस करने का, 1 से माइनस करने का। तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हो और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सही है। दोनों ट्राई करके देखो, विश्वास रखो आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने एटमोस्ट, एटलीस्ट, एग्जैक्टली का तुमको कंसेप्ट बताया। बाकी क्वेश्चन में स्टोरी कुछ भी होने दो, बॉम्ब होने दो, बल्ब होने दो, बोल्ट होने दो, अपना काम है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके प्रॉपर वैल्यूज पुट करना, वो बराबर करो, राइट? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। Probability that a man aged 65 will live to 75 is 0.65। तो प्रोबेबिलिटी दिया है, कितना दिया है प्रोबेबिलिटी? 0.65। P 0.65 तो क्यों रहेगा? 1 माइनस 0.65, 1 माइनस 0.65 मतलब 0.35 आएगा। What is the probability that out of 10 men, कितने लोग हैं? 10, which are now 65, 7 will live, 7 will live मतलब 10 में से कितने लोग? 7 लोग हैं जो 75 साल तक जीने चाहिए, बरोबर। तो यहाँ पे P, Q, N और R सब दिया है। You can put these values in your formula, you can solve, definitely you will get the answer, बराबर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 65 टू 70 कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी दैट, ये सब तो बोल बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ये दिया है, इज 0.6। यस और नो? समझ में आया? आउट ऑफ 10 लिखा है मतलब एन का वैल्यू 10। 7 विल लीव मतलब 7 लोगों को सक्सेस मिलना चाहिए, 7 पीपल शुड लिव टिल 70, ऐसा कुछ तो है, राइट? चलो आगे। अभी मेरे ख्याल से बाइनोमियल के क्वेश्चन खत्म करके हम लोग पॉइजन के ऊपर आ चुके हैं।
A random variable shows Poisson distribution such that P of 3 is equal to P of 4. अभी पहले Poisson का तुम लोग को फॉर्मूला लिख के देता हूँ. Poisson का फॉर्मूला ये है, Poisson distribution. नोटबुक में दिया है, नोटबुक में हम लोग दुनिया भर के क्वेश्चन कर चुके हैं. क्या फॉर्मूला है रे? P of r का बोल e raised to minus m m raised to r upon r factorial. Yes or no? Where? ये जो m है ना, m उसको मीन बोलते हैं. और क्या फॉर्मूला है मीन का? मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी. n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तुमको पहले से पता है. इसमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट है. ये जो r फैक्टोरियल है, सपोज 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को लिखने का 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1. 1 फैक्टोरियल आएगा तो 1. सर 0 फैक्टोरियल बेटा याद रखना, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, भूलने का नहीं. कई बच्चे 0 फैक्टोरियल को 0 बोलते हैं. 0 फैक्टोरियल 1 होता है. सर 3 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा. 2 फैक्टोरियल 2 आएगा मेरे ख्याल से. बराबर. ये फैक्टोरियल के कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन में आपको दिया है P of 3 इज इक्वल टू P of 4. हम फॉर्मूला यूज करेंगे. यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बोलो? P of r इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल. ये जो तुमको वैल्यू इधर दिया है ना, ये r का वैल्यू है. किसका वैल्यू है? r का वैल्यू है. तो चलो हम लोग r की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे. r की जगह पे 3 पुट किया तो ये e रेज टू माइनस m m रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. राइट साइड में r की जगह पे क्या पुट करना है? राइट साइड में r की जगह पे 4 पुट करना है बेटा. बोल. e रेज टू माइनस m m रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. दोनों साइड में e रेज टू माइनस m दिख रहा है, उसको आप कैंसिल कर सकते हो. इधर m 3 बार है, इधर m 4 बार है, तो ये भी कैंसिल करके इधर एक m बचेगा. बरोबर. तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 6. ये 4 फैक्टोरियल मतलब 24. 24 को यहाँ पे भेजो. 24 अपॉन 6. 6 4 आर 24. तो बेटा m का वैल्यू आ चुका है. m का वैल्यू आ चुका है 4. m का वैल्यू क्या आ चुका है? m का वैल्यू आ गया अपना 4. अभी उन्होंने क्या बोला है? P of 0 निकालो और P of 1 निकालो. पहले P of 0 निकाल दे. P of 0 मतलब r का वैल्यू क्या लेने का? 0. m का वैल्यू तो आपको मिल चुका है ना, 4. बोलो क्या लिखूं? e रेज टू माइनस m मतलब e रेज टू माइनस 4 m रेज टू r मतलब 4 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. बरोबर है. एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, मतलब ये e रेज टू माइनस 4 रहेगा. अब ये e रेज टू माइनस 4 भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो. कैसे? e के लिए क्या करने का रहता है? e के लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाने का है. शिफ्ट का बटन दबा के ln का बटन दबा. शिफ्ट का बटन दबा के ln का बटन, लॉक के राइट साइड में बटन होता है ln का, वो दबाओ. e आएगा. फिर ऐसा रेस टू का सिंबल डाल के -4 डाल सकते हैं. समझा के? कुछ कैलसी पे अगर सिंटेक्स आता है तो ऐसा डालो e -4. बरोबर. अगर मैं चेक करूं शिफ्ट ln -4 0.0183 आ रहा है. 0.0183 0183. अगर P of 1 निकालना है, सेम e रेज टू माइनस m m रेज टू r मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. ये भी तुम लोग कैलसी पे सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है. कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम लोग करो, बताने में कोई मजा नहीं. ऑलरेडी एक कैलकुलेशन मैंने बताया तो ये तुम लोग कर सकते खुद से. यस. Assuming that 2 in 10 industrial accidents are due to fatigue. 2 in 10 का मतलब होता है 2 by 10. 2 in 10 मतलब 2 by 10. ये तुमको प्रोबेबिलिटी दिया है, इसको थोड़ा काट छाट करेंगे तो 1 by 5 आएगा. तो p का वैल्यू क्या आया? 1 by 5. फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 out of 8. अभी मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 8 एक्सीडेंट्स लिखा है, मतलब ये जो वैल्यू दिया है n का 8 है मतलब छोटा वैल्यू, तो इसको बाइनोमियल से करो बेटा. इसको किससे करो? बाइनोमियल से करो. ठीक है नहीं? क्यों? 1 माइनस p. तो ये 1 माइनस 1 by 5 मतलब ये हो जाएगा राजा कितना? 4 by 5. n का वैल्यू कितना दिया है? 8. एग्जैक्टली 2 बोला है, मतलब r का वैल्यू 2 दिया है. p पता है, q पता है, n पता है, r पता है. तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आगे इसमें e का वैल्यू दिया है, मतलब पॉइजन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में लिखा भी है पॉइजन. द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स
met with by taxi drivers follows Poisson distribution with mean 2. ओके मीन दिया है 2 मतलब m का वैल्यू 2 दिया है और कितने टैक्सी ड्राइवर्स है 5000. ओके 5000 टैक्सी ड्राइवर्स है मतलब जो भी आप सॉल्व करोगे उसको लास्ट में 5000 से मल्टीप्लाई करना है. फाइंड द नंबर ऑफ ड्राइवर्स. ओके सबसे पहले क्या पूछा है whom does not meet an accident. तो ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी such that no driver meet with an accident. एक भी ड्राइवर का एक्सीडेंट नहीं हुआ मतलब आर का वैल्यू 0. तो तेरे को निकालने का है फॉर्मूला तेरे को पता है ना पी ऑफ आर ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल. आर का वैल्यू 0 डालना है तेरे को. ई रेस टू माइनस एम मतलब ई रेस टू माइनस 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. आ जाएगा कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है. सर नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है 2 पार्ट है ना इसमें. दूसरा पार्ट क्या देखते हैं. चलो दूसरा पार्ट है who made an accident more than 3 items. who made with an accident more than 3 लिखा है. probability that more than 3 drivers met with an accident. ऐसा लिखता हूं. मोर देन 3 मतलब आर का वैल्यू 3 से बड़ा होगा. आर ग्रेटर देन 3. मोर देन 3 का मतलब ग्रेटर देन 3. ऐसा मोर देन आएगा तो हमेशा क्या बोला है मैंने सारे वैल्यूज लिखो 0 1 2 3 4 5 6. ऐसे कितने टैक्सी ड्राइवर्स है बेटा 5000 है. मोर देन 3 मतलब 3 से बड़े वैल्यूज सारे आ जाएंगे. 4 आएगा 3 आएगा क्या नहीं. मोर देन 3 बोले तो 3 नहीं आएगा. 3 से बड़ा वैल्यू आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 8 9 10 11 12 100 अप टू 5000. 0 1 2 और 3 नहीं आएगा. हमें सॉल्व टिक के लिए करना है कि क्रॉस के लिए. हमेशा हमें सॉल्व टिक के लिए करना है लेकिन टिक कितने हैं बहुत ज्यादा है. 5000 लिखा है. इतना कैलकुलेशन रात भर बैठूंगा तो भी नहीं कर सकता. तो क्रॉस के लिए सॉल्व करो. अभी भी तो मैंने सीखा है कैसे. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बोलना राजा ग्रेटर देन 3. जो नहीं पूछा उसके लिए सॉल्व करो. पी ऑफ 0 करो पी ऑफ 1 करो पी ऑफ 2 करो पी ऑफ 3 करो और जो भी आंसर आएगा बाबू उसको 1 से माइनस करो. बात खत्म. समझ में आ रहा है. आ जाएगा मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है. आपका सॉल्व कर सकते हो. इफ 3% सर परसेंटेज में वैल्यू दिया है. परसेंटेज में वैल्यू दिया है मतलब पी का है. पी का वैल्यू कितना दिया है 3%. 3% का मतलब 3/100. 3/100 मतलब 0.03. मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब. सैंपल कितना दिया है 100 बल्ब. सर 100 मतलब एन का वैल्यू बड़ा है मतलब पॉइजन यूज करना पड़ेगा. एग्जैक्टली 5 मतलब आर का वैल्यू क्या लेने का 5. चलो पहले तुम लोग क्या करो यहाँ पे एन और पी दिया है तुम लोग एम निकाल दो ना. m is equals to n into p. n into p मतलब 100 into 0.03. मेरे ख्याल से 3 आएगा. m का वैल्यू कितना आया 3. यस r पता है m पता है. तुम लोग मेरे ख्याल से आगे सॉल्व कर सकते हो. आ जाएगा कोई इशू नहीं है. If the probability of bad reaction from certain injection is 0.001. probability दिया है 0.001. okay. Determine the chance डिटरमाइन करना है मतलब प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करना है. दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स. अरे बाप रे आउट ऑफ 2000 इनका वैल्यू 2000 है. देखो कितना बड़ा वैल्यू है इनका. और मैंने कहा है जब इनका वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो पॉइजन यूज करना चाहिए. मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन. ओके मोर देन 2 तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी
probability such that more than two individuals will get bad reaction. समझा ना क्या फाइंड करने का है? सर मोर देन टू बोला है ना इधर, मोर देन टू बोला है, मतलब आर ग्रेटर देन टू। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे आर के? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कितने कहाँ तक जाएंगे? 2000 तक जाएंगे। हो सकता है कि जितने लोग 2000 है, 2000 के 2000 लोगों को बैड रिएक्शन हो जाए। तो वर्स्ट केस 2000 चालू कहाँ से होगा? 0 से। मोर देन 2 लिखा है मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 2000 तक सारे वैल्यूज आएंगे। 2 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। बोलो टिक के लिए करोगे कि क्रॉस के लिए करोगे? बोलो क्रॉस के लिए। टिक के लिए तो पॉसिबल नहीं है बेटा, यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएगा, फाइनल एग्जाम आ जाएगा, फिर भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। यस बोलो 1 माइनस क्या लिखो? पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। तीनों कैलकुलेशन आराम से करने का, फिर वो 1 माइनस कर लो। नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन, company manufacture electric motors. The probability that an electric motor is defective, वो probability दिया है 0.01. What is the probability that a sample of 300 electric motors, कितने samples है? अरे 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 प्रीवियस पेज, सैंपल्स कितने हैं? 300। सर m निकाल लेते हैं, n इंटू पी, 300 इंटू 0.01, मेरे ख्याल से 3 आएगा m का वैल्यू। ओके विल कंटेन एग्जैक्टली, क्या लिखा है? एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव, मतलब आर का वैल्यू 5 ही है। अरे आ जाएगा, अरे एम दिया, आर दिया, कोई मोर देन लेस देन एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं है, सिंपल लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है, मतलब सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में e⁻³ का वैल्यू दिया है, आप ये वाला वैल्यू यूज करो या फिर खुद ईमानदारी से कैलकुलेटर पे निकालो, कोई इशू नहीं है। हाँ फाइनली पॉइजन भी खत्म हो चुका है। ओके अभी यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में है, सॉल्व किया है, क्लास ऑफ क्वेश्चन है। ओके तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप नोट्स में से चेक कर सकते हो, अपने नोटबुक में आपको मिल जाएगा, यू कैन सी। अब बोलोगे सर हम एब्सेंट थे, हम क्या करें? ठीक है तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व। ये भी नॉर्मल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने क्लास वर्क में सॉल्व नहीं किया है, देखते कैसे सॉल्व करता है। In a test of 2000 electric bulbs, it was found that life of particular make was normally distributed. Normally distributed लिखा है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। विथ एवरेज लाइफ, अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पढ़ रहे हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक z हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है x माइनस m लिखो है, फिर हम लोग शायद r लिख रहे हैं ना, r माइनस m अपॉन सिग्मा। इसमें जो m होता है ना, m उसको बोलते हैं मीन, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करो। आज मैं लेक्चर में देखा तो एक बच्चे ने ऐसा कुछ तो ड्रॉ किया था, कुछ भी छतरी वगैरह बनाते, अच्छे से ड्रॉ करो। ये जो सेंटर लाइन है इसको z इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z इज इक्वल टू 0। इस कर्व के अंदर जो एरिया है ना, दिस एरिया represents probability. This area represents probability. टोटल वैल्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं ये आधा एरिया जो दिख रहा है ये कितना होगा, तो आप कहोगे 0.5, और मैं पूछूं ये आधा एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे 0.5। अभी कैसे कैलकुलेशन करना है एरिया का, अगर हम लोग देखते हैं, चलो ध्यान दो। एवरेज लाइफ लिखा है पे, एवरेज लाइफ कितना दिया है? 2040। एवरेज लाइफ मतलब तेरे को मीन दिया है 2040 आवर्स, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा दिया है कितना? सिग्मा कितना दिया है? 60 दिया है सर। चलो
एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब्स कुछ तो बोला है, ठीक है कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है, फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं ठीक है चलो फर्स्ट पार्ट कर लेते जो है, दोनों भी आता है अपने को। सो प्रोबेबिलिटी, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब will burn for, ऐसे बल्ब थोड़ा बल्ब ये बर्न वगैरह नहीं लिखते, दैट अ बल्ब विल हैव लाइफ between 1920 and 2160 आवर्स। ओके ऐसा लिखते हैं। रेडी, अभी आपको यहाँ पे z निकालना, देखो z का फॉर्मूला, z इज इक्वल टू r माइनस एम अपॉन सिग्मा। m की जगह पे ये सॉरी r की जगह पे ये वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा 1920 माइनस m कितना है सर, m इधर देखना 2040 दिया है, अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है 60। ये कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा 1920 माइनस 2040 अरे 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 1920 माइनस, रुको एक बार कैलसी को रिसेट मार लेता हूँ। हाँ 1920 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60 किया तो -2 आ रहा है। z का वैल्यू क्या है -2। तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक करना, हो सकता है इंसान को गलती हो जाए। z इज इक्वल टू बोल r माइनस एम अपॉन सिग्मा, ये r का वैल्यू इधर पुट करने का, बोलो r का वैल्यू 2160 माइनस m का वैल्यू 2040 अपॉन सिग्मा कितना है 60, बरोबर 2160 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60, ये +2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है एक +2 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो आगे क्या करना है, इतना लिखा आपने, लिखा मतलब इतना देखा, अभी लिखने के लिए टाइम नहीं है, बाद में लिख लो फुर्सत में। हाँ हम लोग कर्व बनाएंगे, बेल शेप्ड कर्व बनाएंगे ऐसा। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का क्या बोला मैं, z इज इक्वल टू 0 ना। अभी जो पहला आपको z का वैल्यू मिला, ये z का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है, नेगेटिव है, z का वैल्यू -2 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड में लाइन आएगा, किधर लाइन आएगा, लेफ्ट साइड में, z इज इक्वल टू -2 का लाइन, बरोबर। ये z इज इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव है, तो इसका लाइन किधर आएगा, इसका लाइन राइट साइड में आएगा। अभी एरिया कौन सा फाइंड करना है, बिटवीन बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है बिटवीन, बिटवीन मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। समझ रहे हो क्या बेटा, ये एरिया आपको फाइंड करना है। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको अगर लिखना है थोड़ा सा, इसको मैं लेफ्ट में लेके राइट में थोड़ा सा जगह बनाता हूं। हाँ बोलो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन, बिटवीन 1920 मतलब 1920 से ज्यादा होना चाहिए और 2160 से कम होना चाहिए, 2160 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस। चलो अभी ये प्रोबेबिलिटी का मतलब ये एरिया है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट्स एरिया, एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, मैंने यहाँ पे लिखा है, बरोबर है कि नहीं। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे, क्वेश्चन में दिया रहता है, बस अपने को खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सबसे इजी, मेरा फेवरेट टाइप यही है, यस। सबसे पहले आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो 0 से लेके
टू तक का एरिया क्वेश्चन में दिया है, 0 से 2 तक का है तो उसको हम लोग बोलते हैं A2। क्या बोलते हैं इसको? A2। 0 से कहाँ तक है? 2 तक, बरोबर। 0 से 2 तक है तो A2 बोलने का, 0 से 3 तक होगा तो A3 बोलने का, 0 से 2.5 तक होगा तो A 2.5 बोलने का। अब आप बोलोगे सर 0 से 2 तक दिया है A2, ठीक है सर, इसको क्या बोलने का? इसको A-2 बोलने का क्या? नहीं 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 नहीं, ये भी A2 ही रहेगा, ये भी। कैसे? क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, जितना एरिया 0 से 2 तक रहेगा उतना ही एरिया 0 से -2 तक रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर तुमको A2 दिया है तो A-2 मत पूछो, A2 इज इक्वल टू A-2 रहेगा, दोनों के लिए एरिया सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसा, A2 प्लस ये A2 है और ये क्या है, ये है A-2, बराबर है कि नहीं? ऐसा और नो। सर A2 कितना दिया है? A2 कितना दिया देखो ना, 0.4772, 0.4772। ये 2 तक का एरिया है, -2 तक का एरिया क्या रहेगा? जितना 2 तक का रहता है उतना ही -2 तक का रहता है। कर्व सिमेट्रिक है, दोनों साइड में कर्व सिमेट्रिक है, तो A-2 भी सेम एज A2 रहेगा, 0.4772। आपको बस इन दोनों को ऐड करना है, 0.4772 प्लस 0.4772, 0.9544, 0.9544। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर रेडी हो चुका है, समझ में आया क्या? बहुत आराम से सॉल्व किया है। अभी सेकेंड पार्ट का सॉल्व करता हूं। मोर देन क्या लिखा है? 2150। सो प्रोबेबिलिटी दैट लाइफ ऑफ बल्ब will be more than 2150 hours। यस, चलो z निकालते पहले। z का फॉर्मूला क्या है? r माइनस m अपॉन सिग्मा। ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे r की जगह पे, 2150 माइनस m कितना था? m मेरे ख्याल से 2040 था, सिग्मा तुम्हारा 60 है। एक बार m चेक कर लो, ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। m का वैल्यू बरोबर लिया है, सिग्मा भी बरोबर लिया है। चलो सब्ट्रैक्शन करते फटाफट, चलो लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करना है। 12 बज चुके हैं, जल्दी करो। 2040 डिवाइड बाय 60 किया तो ये कितना आ रहा है? फिर से चेक करता हूँ, 2150 माइनस 2040 डिवाइड बाय 60 किया तो ये 1.833 आ रहा है, 1.833। लेकिन क्वेश्चन में देखो, हाँ क्वेश्चन में भी 1.83 लिया है। 833 लिखने से अच्छा 83 लिखो सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन में उतना ही लिखा है। अभी आप डायग्राम बनाओगे, बेल शेप्ड कर्व बनाओगे, बरोबर है। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। ये z का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में लाइन खींचने का। पहले बिटवीन था, इसलिए दो लाइंस आए थे और दोनों लाइंस के बीच का एरिया निकाला था। यहाँ पे लाइन राइट साइड में एक ही लाइन है, अभी इस लाइन के राइट का निकलने का कि लेफ्ट का निकलने का एरिया कुछ आइडिया नहीं। बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में लेस देन लिखा रहेगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया निकालो, और क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन लिखा है तो राइट हैंड साइड का एरिया निकालो। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ पे क्या लिखा है? मोर देन। मोर देन मतलब, मोर देन मतलब ग्रेटर देन राइट साइड का एरिया। तो इस लाइन के राइट साइड का एरिया अपने को ये वाला एरिया चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? अब ये एरिया निकालने का कैसे है मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन में जीरो से 1.83 तक का एरिया दिया है। 0 से 1.83 तक का एरिया है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? A 1.83। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है। चाहिए तो इसको मैं थोड़ा कलर अलग देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ऐसा येलो कलर देता हूँ। इतना कलरफुल मत बनाओ एग्जाम में, नहीं तो टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जो येलो वाला एरिया है प्लस रेड वाला एरिया है, येलो प्लस रेड वाला एरिया कितना होगा? 0.5। आधा कर्व जो होता है, आधा कर्व 0.5 का होता है। अपने को रेड वाला एरिया चाहिए, तो रेड वाला एरिया क्या होगा? 0.5 माइनस येलो वाला एरिया, बरोबर है कि नहीं? जल्दी बोलो, आया ना? यस और नो?
0.5 माइनस येलो वाला एरिया, राइट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखने का, खत्म हो रहा है, जरा सेशन देखो ध्यान से, बहुत लंबा सेशन था, बहुत कुछ किया हमने, पूरा क्वेश्चन बैंक खोल दिया हमने यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 2150, यही है ना, मोर देन 2150 मतलब आर ग्रेटर देन 2150। 0.5 माइनस येलो वाला एरिया, 0.5 माइनस येलो, येलो वाला एरिया, येलो वाला एरिया मतलब ए 1.83, ए 1.83 क्वेश्चन में तुमको दिया है ए 1.83, क्या दिया है 0.4664, 0.4664, 0.46, चलो चेक करते कितना आता है ये। 0.5 माइनस 0.4664, 0.0336, 0.0336। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व किया है, इसका बी पार्ट है, प्रीवियस पेज के ऊपर इसका ए पार्ट है, दोनों पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। मेरे ख्याल से काफी मेहनत किया हमने, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। कल छुट्टी है, पूरा दिन बैठ के तुम लोग इस वीडियो को देखो, शायद 1.5-2 घंटे का वीडियो बना होगा। जो टॉपिक्स आपको आते हैं उसका आप स्किप कर सकते हो वीडियो, जो नहीं आता है उसका देखो वीडियोस। कोई डाउट रहेगा तो अपना ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर शेयर करो। जो क्वेश्चंस कैलकुलेशन मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला है वो कैलकुलेशन आपस में मैच करो, मैच होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ग्रुप के ऊपर शेयर करो, मैं देखता हूँ क्या सही है क्या गलत है। कंप्लीट सपोर्ट करूंगा एग्जाम में आपको। एग्जाम के बाद मैंने जैसे पहले बताया था, 1 अप्रैल के बाद हम लोग क्रैश कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स 2, सी प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स, सारे ब्रांच के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है सबका क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अपने फ्रेंड्स तक वो मैसेज पहुंचाओ जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। ओके, ऑफिस का नंबर आपके पास है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। जो जो बच्चे आपके, जो जो दोस्त आपके फ्रेंड है उनको आप रेफर करो, उनको आपके साथ ही लेके आओ। यस, थैंक यू, मेहनत करो, ऑल दी बेस्ट।